हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो है हम एक नया टैग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या है, कैसे काम करता है, क्या जरूरत पड़ी, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट हैं, हेडिंग टैग के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग टैग को जो हम लिखते हैं टैग की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम HN। एन यहाँ पर है नंबर, जिसका जो नंबर वेरी करता है वो करता है 1 to 6। 1 to 6 का मतलब है हम H1 लिखें, H2 लिखें, H3 लिखें, इस तरीके की हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग आपकी HTML में दी गई है। अगर हम बात करें H1 से H6 की, तो H1 यानी 1 नंबर यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट जो है वो बोला जाता है, लार्जेस्ट हेडिंग बोली जाती है। और H6 अगर आप यूज करते हैं दैट इज स्मॉलेस्ट हेडिंग, यानी उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो सबसे छोटा होगा। अब बात आती है कि हेडिंग का यूज क्या है। जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी एसे लिखते हैं, तो ऊपर की तरफ आप बोल्ड के अंदर वहां पर एक हेडिंग लिखते हैं। जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं वहां ऊपर जो है आप बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड के अंदर उस टॉपिक का टाइटल या उस टॉपिक की जो हेडिंग है वो डालते हैं। उसके बाद आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर जो हेडिंग वाला टैग है उसकी भी वही यूज है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका वो हम यूज करते हैं आपके जो वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट्स के अंदर अगर सपोज करो हमें वेबसाइट जिस कंपनी की है उसका नाम डालना है, तो वो हम ऊपर की तरफ हेडिंग के रूप में डालते हैं बोल्ड में। अब दूसरी चीज क्या है कि जो आपका हेडिंग टैग है उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। एक तो इसमें ऑलरेडी जो है आपका फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का जो साइज है वो ऑलरेडी डिफाइन होता है H1 से लेके H6 तक। दूसरी चीज कि आपका जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड में ही आएगा, आपको बोल्ड टैग यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज जो है इसके अंदर इसकी जो अलाइनमेंट है, यानी आपकी जो हेडिंग आएगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में। तो ये 3 चीज जो है इसकी बाय डिफॉल्ट आपकी डिफाइन की गई है। जो आपको केवल H1 लिखना है, जैसे ही आप H1 लिखते हैं आपका जो है तीनों जो प्रॉपर्टी है वो आप ऑटोमेटिकली यूज हो जाती है। दूसरी चीज ये एक कंटेनर टैग है, यानी इसके क्लोजिंग टैग भी होंगे। तो ये कंटेनर टैग है। इसके बाद जो आता है कि आपका स्पेस कितना है, ऊपर स्पेस कितना छोड़ेगी हेडिंग, नीचे स्पेस कितना छोड़ेगी, वो सारी चीजें आपकी जो है डिफाइन है। एक दूसरी चीज जो है टाइप फेस। टाइप फेस यानी आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है, किस फॉन्ट स्टाइल में आपका हेडिंग आएगा वो भी फिक्स है। आपका फॉन्ट का साइज भी फिक्स है, बोल्ड में आएगा वो भी फिक्स है। स्पेस, स्पेस यानी हेडिंग से ऊपर स्पेस कितना होगा और हेडिंग के बाद स्पेस कितना होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपकी हेडिंग के बारे में पहले से फिक्स होती है। अब बात आती है कि आपका हेडिंग के अंदर जो है वो किस टाइप से हम इसको कोडिंग के लिए जो है यूज करेंगे। जनरली जो है आपका डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए आप कहें तो ये बोला जाता है कि आप जब भी कोई अपना HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हेडिंग का लेवल स्किप ना करें कि H1 के बाद आपका H2 आता है, फिर H3 आता है, फिर H4 आता है, फिर H5 आता है और फिर H6 आता है। ये आपके लेवल्स हैं, यानी H1 से लेके H6 तक आपके लेवल बनाए गए हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने H1 यूज कर लिया, H1 के बाद हम सीधा जंप कर गए H3 पे। ये डॉक्यूमेंट पर्पज से बता रहा हूँ, मतलब जनरल जो तरीका है उसके पर्पज से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोड में आप H1 के बाद H3 यूज करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, वो काम करेगा। लेकिन हम जो प्रैक्टिस में डालते हैं वो यही डालते हैं कि H1 के बाद हम किसका यूज करें, H2 वाली जो हेडिंग है उसका यूज करें। तो ये प्रैक्टिस की बात है।
प्रैक्टिस पर्पज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए ये H1 के बाद डायरेक्ट H3 अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी जो हेडिंग का लेवल है उस लेवल को स्किप नहीं करते। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज आपकी कि जो आपका H1 हेडिंग है और H2 हेडिंग है, इनके फॉन्ट साइज में रिलेटिवली 20% का जो है आपका वो मार्जिन होता है। 20% आपका ग्रेटर हो गया, 20% लेसर हो। तो इस तरीके से आप जो है हेडिंग का यूज करते हैं। अब इसका एक एट्रीब्यूट केवल एक ही है। बाय डिफॉल्ट का इसका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो हेडिंग की क्या होगी। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो आपकी हेडिंग की होती है बेटा, वो होती है आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट। और फिर पूछता है कि हाउ कुड यू चेंज इट, चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमारे पास अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट है। अलाइन एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं। हम कैसे लिखते हैं, H1 स्पेस दिया, अलाइन लिखा, इक्वल टू। अब अलाइन की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, टेक्स्ट आपका है तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा या सेंटर में आएगा, यही तीन वैल्यू होती है। लेफ्ट वाली बाय डिफॉल्ट चलती है, तो यहाँ पर हम बाकी बची जो दो वैल्यू उनको यूज कर लेते हैं, राइट या सेंटर। तो इस तरीके से जो है आपकी हेडिंग वाला टैग जो है वो काम करता है। इसके बाद जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है वहां पर भी इसने बताया है H1, H2, H3, H4, H5 और H6, 6 की 6 हेडिंग इसमें जो है आपको दिखा रखी है कि उनमें क्या फर्क है। तो हेडिंग टैग का केवल एक ही एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और वो भी किस लिए यूज करते हैं, अलाइनमेंट को जो है आप राइट, लेफ्ट या सेंटर अगर आपने एडजस्ट करना है हेडिंग को तो उसके लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज कंटेनर एलिमेंट है, यानी ओपन टैग भी होगा और क्लोज टैग भी होगा, तो एक कंटेनर एलिमेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है अपना, इसका एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए हम देखिए, हमने ये वाला एक जो है कोड बनाया था, इसी कोड को हम रीयूज कर लेते हैं कि ये कोड आपका कैसे रीयूज होगा। इसके अंदर हमने हेडिंग डिफाइन करनी है। देखिए बॉडी तक तो आपका सेम चलता है, ठीक। हेडिंग डिफाइन करनी है। मैं H1 से स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले हमने H1 हेडिंग ली, मैं लिख देता हूँ दिस इज H1 हेडिंग। और हमने पढ़ा है कि कंटेनर एलिमेंट है तो आपका ये क्लोज भी हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम बढ़ते हैं H2 एलिमेंट पे। इसके साथ मैं आपकी जो है अलाइनमेंट भी आपको इसी के साथ लगा के दिखा दूंगा। बुक में भी आपका कुछ इसी तरीका का एग्जांपल दिया गया है। इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेंगे, फिर एक बार पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेवल ऑफ हेडिंग चेंज कर लेते हैं 4, 5, 6। ऐसे ही यहाँ पर भी हम हेडिंग जो है वो चेंज कर लेते हैं और एंड में भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। 6 लेवल ऑफ हेडिंग हमारी ये यहाँ पर बन गई। इसके बाद एक अलाइनमेंट एट्रीब्यूट और यूज कर लेता हूँ मैं। ऊपर वाले को बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, कोई अलाइनमेंट नहीं बताता आपके H1 के साथ। इसके साथ अलाइन इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ सेंटर, ये आपकी सेंटर में है H2 वाली। H3 वाली के साथ अलाइन में दे देता हूँ राइट। H4 के साथ मैं सपोज अलाइनमेंट दे देता हूँ आपके लेफ्ट। वैसे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहती है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। H5 के साथ मैं अलाइन दे देता हूँ आपकी राइट। और H6 के साथ जो है वो अलाइन दे देता हूँ मैं आपकी सेंटर। इस तरीके से हमने जो है अलाइनमेंट एट्रीब्यूट भी इसके साथ यूज कर लिया।
फाइल पे गए, हमने इसको सेव किया, टेस्ट नाम की हमारी फाइल है, ये यहाँ पर है, राइट क्लिक किया, ओपन विद किया और गूगल क्रोम में हमने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप अगर हेडिंग देखेंगे तो आपको जो है अलग अलग हेडिंग दिखाई दे रही है, उनका साइज अगर आप मैच करेंगे, अगर यहाँ पर आप उनका साइज मैच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनका साइज जो है वो बिल्कुल आपका अलग अलग डिफाइन किया गया। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका साइज H1 हेडिंग है, इसका साइज और इसके साइज में आपका फर्क है। इसी तरीके से H3 का साइज और छोटा हो गया, ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग थी, इससे इसका साइज छोटा हो गया, इससे इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर सबसे छोटा साइज किसका है, H6 का। तो इस तरीके से जो है आप हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट देखिए H1 के अंदर मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं लगाई थी तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आ रही है। H2 में मैंने सेंटर लगाई थी तो आपकी सेंटर में आ रही है। H3 के साथ मैंने राइट लगाई थी तो राइट अलाइनमेंट है। H4 के साथ मैंने लेफ्ट लगाई थी, बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट होती है, वही आ रही है। H5 के साथ मैंने राइट लगाई थी, राइट, और उसके बाद जो आपकी H6 थी उसमें आपकी जो है सेंटर अलाइनमेंट थी तो वो आपकी सेंटर आ रही है। तो इस तरीके से जो है आप अलाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। अब बात आई थी कि स्किपिंग ऑफ लेवल ऑफ हेडिंग, कि हम स्किप कर सकते हैं क्या। देखिए सपोज हमने H1 यूज किया, उसके बाद मैं सीधा H3 हेडिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या मेरा कोड काम करेगा या नहीं करेगा, उस चीज को देखते हैं। मैं इस पे गया, सेव किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए आपकी हेडिंग जो 3 नंबर हेडिंग है वो चल रही है, H3 काम कर रही है, H1 के बाद डायरेक्ट मैंने H3 लिया, H2 नहीं लिया। तो डॉक्यूमेंटिंग पर्पज के लिए हम कह सकते हैं कि भैया हमें जो है लेवल वाइज चलना चाहिए, अदरवाइज तो आपकी कोई भी हेडिंग कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग हमारी होती है HTML के अंदर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, आपका जो है पैराग्राफ एंड PR टैग के ऊपर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे हम, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, टेक्स्ट के अंदर आपके चेंजेस करना, तो वो हम किसकी हेल्प से करें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम करते हैं आपकी पैराग्राफ एंड PR टैग। पैराग्राफ और PR टैग में क्या फर्क है। पहली चीज, पैराग्राफ जो टैग है वो आपका कंटेनर टैग है, BR आपका एम्प्टी टैग, इसका केवल ओपन टैग होगा, क्लोज टैग नहीं होगा। दूसरी चीज कह रहा है कि आपका सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो ब्राउजर है वो रिटर्न्स या टैब और मोर देन वन स्पेस, मोर देन वन स्पेस उसको काउंट नहीं करता। काउंट नहीं करता मतलब आपने नोटपैड में तो स्पेस दे दिया, रिटर्न का मतलब है या एंटर, एंटर को काउंट नहीं करता। टैब की आपने पढ़ी थी, स्पेस ज्यादा जो है वर्ड्स के बीच में उसको नहीं वो करता, कंसिडर करता, रेंडर करता, ना ही एक बार से ज्यादा का स्पेस रेंडर करता। तो इसके लिए जो है आपका हम पैराग्राफ और BR टैग यूज करते हैं। अगर आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो वहां पर हम BR टैग का यूज करते हैं, ठीक। तो अब कहानी आती है कि फिर पैराग्राफ का और BR का यूज क्या है, दोनों हमारे किस काम आते हैं। तो पैराग्राफ जो टैग है, जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ से पहले एक लाइन स्पेस छोड़ते हैं, फिर आप आगे से वहां पर जो है लिखना शुरू करते हैं। ये एक लाइन स्पेस आप जो है छोड़ते हैं, सेम केस आपका पैराग्राफ वाला जो टैग है उसके साथ भी है, कि जैसे आप पैराग्राफ टैग लगाते हो और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, तो उस पैराग्राफ से पहले आपका एक वन लाइन स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है
लग जाता है। इसी तरीके से जो बी आर है, बी आर का यूज कहाँ पे है, आपने देखा होगा आपकी पोएम्स जो है हिंदी की इंग्लिश की पोएम्स, एक लाइन यहाँ होती है, फिर यहाँ होती है, फिर यहाँ होती है, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर ऐसे, इस तरीके से आपका पैटर्न होता है पोएम्स का। तो अब आपने एक लाइन यहाँ पर पूरी की, पूरी करने के बाद अगर आप अपने नोटपैड में एंटर का यूज करेंगे, तो वो हमने पढ़ लिया कि एंटर या रिटर्न की तो काम करती नहीं, ब्राउजर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम नेक्स्ट लाइन में जाएं तो जाएं कैसे कि हम नेक्स्ट लाइन में लिख पाए, तो वहां पर हमारी बी आर जो है वो हेल्प करता है। बी आर हमारी हेल्प करता है हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। तो जैसे ही हम बी आर यूज करते हैं, हमारा जो नई लाइन है वहां से हमारा टेक्स्ट जो है लिखना स्टार्ट हो जाता है। अब ये लाइन कंप्लीट होगी, हमें अगली लाइन फिर लिखनी है, तो फिर हम बी आर यूज करेंगे। जितनी बार आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो उतने मल्टीपल टाइम्स आपको बी आर टैग जो है वो यूज करना पड़ेगा। बी आर टैग का जो फुल फॉर्म है मुझको बोलते हैं लाइन ब्रेक। लाइन को ब्रेक करने वाला टैग है, इसलिए इसका नाम क्या है, लाइन ब्रेक टैग। ये लाइन को ब्रेक करने के लिए काम में आता है। इसके बाद जो है पैराग्राफ का मैंने बता दिया, वन लाइन स्पेस आपका जो है ऊपर ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। तो आपका जो ये वाला सिनेरियो है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उससे आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए उसके अंदर हमने क्या करना है, हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट में हम जो है स्पेस देंगे यहाँ पर नोटपैड में। जैसे हमने लिखा हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा, ठीक। अब मैं स्पेस छोड़ दिया मैंने एक लाइन का, कि आपका जो है नेक्स्ट लाइन में आए, यानी एक लाइन छोड़कर आए, वी विल स्टडी कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक लाइन लिखी। फिर मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ दिया कि मेरी जो है अगला जो लाइन आए वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आए, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है जी। यहाँ मैंने स्पेस दिया, यहाँ मैंने स्पेस, अगर इसको मैं आपको खड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए आपका जो है वन लाइन स्पेस है, हेलो माय डियर स्टूडेंट के बाद वन लाइन स्पेस, फिर मैंने लिखा एंटर करके स्पेस दिया, फिर मैंने वी विल स्टडी कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर मैंने एक स्पेस दिया, फिर इसको मैं सेव करता हूँ। सेव कर लिया मैंने कोड, इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ कि क्या यही आउटपुट आएगी वन लाइन स्पेस छोड़ के, या क्या आएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो है वो वन लाइन स्पेस नहीं आ रहा, नेक्स्ट लाइन में भी नहीं गया, ना ही वन लाइन स्पेस आया, ये वाला स्पेस गायब है, और नेक्स्ट लाइन में भी नहीं मूव हुआ। जबकि यहाँ हमने तो सही लिखा था। अगर हम नोटपैड की बात करें तो नोटपैड में तो हमने सही लिखा है कि एक लाइन ये है, उसके बाद मैंने एंटर किया, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी, अगली लाइन लिखने के बाद फिर मैंने एंटर किया, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी। तो इससे प्रूव होता है कि आपका ब्राउजर जो है वो आपका रिटर्न की यानी एंटर की जो है उसको सपोर्ट नहीं करता, यानी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें कोई दूसरा टैग इसके साथ लगाना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके साथ ये है कि अगर आप, मैंने बताया था कि स्पेस अगर ज्यादा दे, सपोज माई डियर, माई और डियर के बीच में मैंने बहुत सारा स्पेस दे दिया, अब मैं इसको ऐसे ही चाहता हूँ कि जितना मैंने स्पेस दिया है उतना ही मेरे आउटपुट में भी आए, तो नहीं आ रहा। देखो माई और डियर के बीच में मेरा उतना स्पेस नहीं आ रहा जितना मैंने नोटपैड में दिया है। तो यानी आपका जो स्पेस बार है, एक स्पेस से ज्यादा ये दूसरा स्पेस काउंट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आपका अलग टैग है। तो सबसे पहले हम यही चीज समझते हैं कि आपका अगर नेक्स्ट लाइन में आपने जाना हो, मतलब ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखनी है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए हम एंड में इसके क्या लिख देते हैं, बी आर टैग। बी आर टैग एम्प्टी है तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आप इसको इसके साथ भी मिला लो चाहे। फिर हमने क्या लिखा,
दूसरी लाइन जो अगली लाइन है वो भी हमारी नेक्स्ट लाइन में जानी चाहिए, बी आर मिल्क का। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें तीनों लाइन मेरी जो है अलग अलग लाइन के अंदर आ रही। ठीक, ये मेरी सेपरेट होगी, बिल्कुल अलग अलग। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दो लाइन है आपकी, ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के अंदर मेरा जो स्पेस है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में मेरा स्पेस बढ़ जाए, एक लाइन स्पेस आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे बी आर को एक बार और लगाना पड़ेगा, वन टाइम मुझे दोबारा यूज करना पड़ेगा बी आर को। सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो मेरा वन लाइन स्पेस यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे चाहिए, फिर मैंने बी आर यूज किया। जितनी बार बी आर यूज करते जाएंगे उतनी बार मल्टीपल वन लाइन स्पेस आपका आता जाएगा। एक बार और मैं बी आर यूज कर लेता हूँ, फिर से आपका जो है मल्टीपल आपका स्पेस जो है वो दो लाइनों के बीच में बढ़ गया। तो इस तरीके से जो आपका बी आर टैग है वो काम करता है। तो बी आर का फंडा हमें समझ में आ गया। हमें ये भी समझ में आ गया कि भैया जो आपके रिटर्न की है टैब की या मल्टीपल स्पेसेस जो हैं उनको ब्राउजर रिकॉग्नाइज नहीं करता, नहीं समझता कि वो आपने नोटपैड में मल्टीपल स्पेस दिया हुआ है, एंटर किया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में मूव किया हुआ है, उसको नहीं समझता। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बी आर टैग, लाइन नेक्स्ट लाइन में मूव कराने के लिए। इसके बाद जो था पैराग्राफ का फंडा। पैराग्राफ का फंडा क्या है उसको और समझते हैं। देखो अभी हम ये सारे जितने बी आर हमने यूज किए हैं इनको हटा देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर हम अपने आउटपुट को जो है वो रिफ्रेश करते हैं। आउटपुट रिफ्रेश की तो मेरा एक ही लाइन में ये आ गई सारी लाइन। और अगर आप हेलो से ऊपर देखें तो कोई स्पेस नहीं छोड़ा हुआ, कोई स्पेस नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हेलो को मैं पैराग्राफ टैग में लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, पैराग्राफ आपका कंटेनर टैग है तो मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये इनिशियल में था, एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं इसी के। जितने मल्टीपल पैराग्राफ लिखेंगे दो पैराग्राफ के बीच में भी ये स्पेस उतना ही छोड़ेगा, वहां ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा, सेव किया। अब देखिएगा आप अपने आप एक लाइन स्पेस आ गया, मैंने बी आर यूज नहीं किया। जैसे पैराग्राफ खत्म हुआ मैंने फिर से पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। अब मैं इस पैराग्राफ को अगर हटा देता हूँ, सेकंड वाले पैराग्राफ को अगर मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन में आपका जो है मूव रहता है, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ टैग है वो आपका वन लाइन जो है स्पेस को छोड़ता है। ठीक, वन लाइन स्पेस छोड़ेगा, जो भी आपका नई चीज शुरू होगी उससे पहले वन लाइन स्पेस को वो छोड़ता है। तो यहाँ अगर आप पैराग्राफ को यूज नहीं भी कर रहे तो भी देखो आपका ऊपर वाला पैराग्राफ एंड हुआ, एंड होते ही उसने वहां पर भी एक वन लाइन स्पेस छोड़ दिया। आप यूज कर रहे हो तो भी वो आपका वन लाइन स्पेस छोड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आपका पैराग्राफ जो टैग है वो काम करता है जब आपको चीजें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी होती है। इसके बाद जो आपका पैराग्राफ है उसकी एक प्रॉपर्टी है अलाइन। बाय डिफॉल्ट देखो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन आ रहा है। ठीक, और इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट। तो पैराग्राफ के साथ अगर आप अलाइन यूज करें, और अलाइन की वही तीन वैल्यू होंगी आपकी, लेफ्ट राइट सेंटर, मैंने सेंटर यूज की, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ मैंने केवल यूज किया था इसके साथ, तो ये आपका जो है सेंटर में आ गया। और बाय डिफॉल्ट जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो आपका लेफ्ट में आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि आपका वन लाइन स्पेस जो है पैराग्राफ तो वो छोड़ता है। पैराग्राफ जो है उसके केस में आपकी दोनों
दो लाइन स्पेस होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक पैराग्राफ एंड के बाद। तो दो लाइन स्पेस आपका रहता है, पैराग्राफ शुरू होगा उससे पहले और पैराग्राफ खत्म होगा उसके बाद। अगर इसके बाद में कोई चीज और लिखता हूँ, सपोज अगर इसके बाद में कोई एक लाइन और लिखता हूँ, उसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये आपका सेम उसके अंदर आ गया, सेम पैराग्राफ के अंदर आपका इंक्लूड हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप यहीं पे पैराग्राफ टैग लगा देंगे, यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ टैग लगा देंगे और उसको क्लोज कर देंगे, तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा विद वन लाइन ब्रेक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। ठीक, तो इस तरीके से आप पैराग्राफ टैग का जो है यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ टैग और बीआर टैग दोनों आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज आपके होते हैं। पैराग्राफ की अलाइनमेंट आप जो है वो सेट कर सकते हैं, जैसे एक अलाइनमेंट मैंने आपको लगा के दिखा दी, एक अलाइनमेंट और दिखा देता हूँ जिसके अंदर राइट साइड में अलाइन हो जाएगा, बाकी आपको लेफ्ट वाली बताई है बाय डिफॉल्ट आती है। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका लेफ्ट में चला गया। इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, आपका पैराग्राफ और बीआर टैग हम यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है टैग, वो आता है आपका सेंटर टैग। सेंटर टैग, मान लो आपको ये सारा जितना भी मटेरियल है इस पूरे वेब पेज पर वो सेंटर में चाहिए, आपको सेंटर में चाहिए सारी चीजें, तो आप बार बार टैग के साथ उसकी प्रॉपर्टी का अगर कोई उसकी जो टैग है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है सेंटर की, तो भी आप अपने टेक्स्ट को किस में लिख सकते हैं, सेंटर में लिख सकते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पैराग्राफ में सेंटर नहीं लगाया, मैंने क्या किया, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी स्टार्ट होने के बाद तुरंत एक टैग यूज किया सेंटर, यहाँ पर ये टैग का काम कर रहा है डायरेक्टली। और बिल्कुल एंड में गया और बॉडी जहाँ खत्म हो रही है वहां पर सेंटर को क्लोज कर दिया। सेंटर एक आपका कंटेनर टैग है, यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, तो हम इफेक्ट देखते हैं क्या मेरी ये तीनों चारों जो पैराग्राफ है ये सेंटर में आएंगे। तो ये देखिए सारा टेक्स्ट आपका जो है वो सेंटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, आपका सेंटर टैग का यूज कर लिया। सेंटर टैग ओपन किया और एंड में सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। तो सेंटर ओपन से लेके सेंटर क्लोज के बीच में और जितना भी आपका टेक्स्ट, इमेज, टेबल, लिस्ट, कोई भी चीज आ रही है वो सारी किसमें चली जाएगी, सेंटर में चली जाएगी। तो इसलिए हम सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं। इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है कि आप पर्टिकुलर सेक्शन जो है टेक्स्ट का उसको सेंटर में लिखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एक कंटेनर एलिमेंट है, सेंटर एक कंटेनर एलिमेंट है, यानी ओपन और क्लोज दोनों होंगे। दूसरी चीज, ये सेंटर में करने के लिए काम में आता है सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को, सेंटर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सेंटर में अगर आपने अलाइन करना है तो आप इजीली एक कॉमन सेंटर टैग लिखें और उसके साथ उसको अलाइन कर दें। तो ये आपका क्या कहलाता है, सेंटर टैग कहलाता है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट के बारे में कि फॉन्ट क्या है और बेस फॉन्ट क्या है। तो सबसे पहले फॉन्ट और बेस फॉन्ट को पढ़ने के लिए हम कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट, फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट, देखिए फॉन्ट का जो टैग है हमारा, पहले हम फॉन्ट को समझते हैं फिर बेस फॉन्ट समझेंगे। फॉन्ट टैग जो है हमारा वो किसके लिए आपका काम करता है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। टेक्स्ट मतलब जो भी आप टेक्सचुअल मटेरियल अपनी वेबसाइट में लिखेंगे, वेब पेज में लिखेंगे। अब जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं टेक्स्ट में। भाई मैंने एक
टेक्स्ट लिखा है ABC। इस ABC में मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ? पहली चीज, एक तो मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ कि अब जहाँ ABC छोटा लिखा है वहां मैं इतना बड़ा लिख दूँ, साइज चेंज हो गया। दूसरी चीज, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने रेड कलर में लिखा है, अब मैं इसको ग्रीन कलर में लिख देता हूँ जी, कलर चेंज हो गया। तीसरी चीज, मैं इसका टाइप, लिखने का तरीका, टाइप चेंज कर सकता हूँ, या यहाँ पर इसको बोला जाता है फेस, फेस चेंज कर सकता हूँ। लिखने का तरीका कैसे? ABC कैपिटल में लिखा था, मैंने कर्सिव में लिख दिया। ये वाला तरीका इससे डिफरेंट है, अलग दिख रहा है, लुक अलग दिख रहा है। तो जहाँ लुक की बात आती है टेक्स्ट को लिखने की, वो टाइप या फेस में जाता है। कलर चेंज कर ही सकते हैं, साइज हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन किस पे होंगे? टेक्स्ट पे। यानी आपकी वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर आप ये चेंजेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फॉन्ट वाले टैग की हेल्प से। दूसरी चीज, फॉन्ट आपका कंटेनर एलिमेंट है, कंटेनर है, इसका ओपन भी होगा और क्लोज टाइप भी होगा। फॉन्ट ओपन भी होगा एंड फॉन्ट क्लोज भी। फॉन्ट ओपन फॉन्ट क्लोज होगा तो ये केवल उसी टेक्स्ट को, उसी कंटेंट को जो है इफेक्ट करेगा जो ओपन और क्लोज के बीच में आएगा। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि फॉन्ट, सपोज मैं पहले साइज डिफाइन कर रहा हूँ, या पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं साइज को, कि साइज और ये तीनों एलिमेंट क्या है, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू तीनों का एक कॉमन एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो फॉन्ट का जो साइज है बाय डिफॉल्ट, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द बाय डिफॉल्ट साइज। अगर आप डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट साइज क्या है? बाय डिफॉल्ट साइज याद रखना भैया 3 है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। चेंज करना हो तो क्या करेंगे? चेंज करना हो तो हम साइज नाम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और इसका साइज जो है, फॉन्ट का साइज, वो 1 to 7 इसी वैल्यू के बीच में वेरी करता है। ये एक इमेजिनरी वैल्यू, 1 to 7 आपका जो है वो वेरी करेगा। 1 जो है वो लोएस्ट यानी सबसे छोटा साइज, 7 आपका लार्जेस्ट। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट टैग का नाम, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे साइज इक्वल टू 3 बाय डिफॉल्ट है, तो सपोज मैं 3 से बढ़ा लेना चाहता हूँ 4। ठीक, ये फॉन्ट का आपका टैग हो गया, ये उसकी एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद जो है इसका मैं कंटेंट यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि क्या मुझे, क्या कंटेंट या क्या टेक्स्ट मुझे साइज 4 में लेना है। सपोज मैंने एक वर्ड लिखा एवीएम, एवीएम को मैं साइज 4 में लेना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैंने फॉन्ट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने फिर एवीएम लिख दिया। तो ये जो फॉन्ट साइज है ये केवल इसको अफेक्ट करेगा जो ओपन और क्लोज के बीच में आपका आया है। उसके बीच, उसके बीच में जो है आपका केवल कंटेंट वाला जो आपका एवीएम आया है उसी को जो है वो सपोर्ट करेगा। ठीक, ये वाला जो एवीएम आपका बच गया, इस एवीएम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका ये यहाँ पर क्लोज हो गया था फोन। तो ये एवीएम बाय डिफॉल्ट 3 साइज में ही आएगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो था हमारा साइज प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी। कलर जैसे आपने बीजी कलर यूज किया था बॉडी टैग के साथ, उसी टाइप से हमने कलर को डिफाइन करना है। सपोज करो फॉन्ट, फॉन्ट लिखा आपने, स्पेस दिया,
एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू कलर। कलर मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में, या आप जो है कलर के नाम से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। एवीएम फॉन्ट क्लोज। तो अब जो एवीएम आपका कंटेंट है वो किस कलर में होगा? रेड कलर में होगा। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तीसरा था हमारा फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट लिखते हैं हम, फेस लिखते हैं। इक्वल टू लिखने का स्टाइल क्या है? आपने वर्ड प्रोसेसिंग टूल पढ़े थे। वर्ड प्रोसेसिंग टूल यानी आपने वर्ड पढ़ा था, ओपन ऑफिस पढ़ा था। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से टेक्स्ट को जो है वो आपका किस टाइप में हमें लिखना है उसको चूज कर लेते हैं। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, जैसे हम नोटपैड में भी ऐसा करते हैं कि हम अपना जो है पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल को जो है वो चूज कर लेते हैं। किस तरीके से क्या कौन से होते हैं वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें। फॉन्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं। देखो लिखने का स्टाइल यहाँ चेंज हो रहा है। दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ फिर चेंज होता है। दैट इज फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट फेस इनको हम बोलते हैं। चूज किया आपने, ये वाला चूज किया तो अलग स्टाइल से आएगा, ये वाला अलग स्टाइल से आएगा, ये वाला अलग स्टाइल से आएगा। तो ये फॉन्ट के जो भी स्टाइल हैं आपके, ये बेसिकली आपके क्या बोले जाते हैं? फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस कुछ एक हमें जो है वो याद रखने पड़ते हैं। उनको हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल के नाम को। फॉन्ट स्टाइल के नाम को जब हम याद रख लेते हैं तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। सपोज एक कॉमन सा हमारा है एरियल। एरियल फॉन्ट टाइप हमने दे दिया, एवीएम लिख दिया। तो अब एवीएम जो लिखा आएगा वो आपके फॉन्ट फेस के अकॉर्डिंग लिखा आएगा जो आपने बताया। अब फॉन्ट फेस के अंदर हम 4 प्रेफरेंस एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लिस्ट प्रोवाइड करने का क्या रीजन है? क्योंकि आप जो है जब कोई वेबसाइट या कोई वेब पेज बनाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि यूजर के सिस्टम में कौन सा फॉन्ट फेस इंस्टॉल्ड होगा। तो उस केस में हम अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर दे देते हैं। हम सपोज पहली मेरी प्रेफरेंस है एरियल वाला फॉन्ट लगे, फिर मैंने कॉमा लगाया, दूसरा फॉन्ट का नाम बता दिया। ठीक, सपोज मैं दूसरा बताता हूँ वेरेंडा, ये वाला फॉन्ट लग जाए। तीसरा मैंने एक और बता दिया आपका कॉमिक सेंस MS, ये लग जाए। फिर मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया, ये क्लोज किया, एवीएम लिखा, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। तो अब मेरा जो सिस्टम है वो क्या करेगा? सबसे पहले इस वाले फॉन्ट को चेक करेगा, क्या ये यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल्ड है तो इसको लगाएगा, अगर नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगा, क्या ये वाला इंस्टॉल है। ये वाला इंस्टॉल है तो इसको लगाएगा। ये भी इंस्टॉल नहीं है तो थर्ड प्रेफरेंस पे जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस पे चेक करेगा कॉमिक सेंस MS इंस्टॉल्ड है, अगर ये इंस्टॉल्ड है तो इसको लगाएगा। अगर तीनों में से कोई नहीं मिलता है तो बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर के सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल्ड है उस वाले फॉन्ट को जो है वो अप्लाई कर देगा आपके पूरे टेक्स्ट के ऊपर। तो इस तरीके से जो आपकी फॉन्ट है वो आपका काम करता है। तो कोई भी अगर आप फॉन्ट नेम नहीं देते हैं तो वो फॉन्ट नेम जो है बाय डिफॉल्ट अपने आप जो सिस्टम में आपका लगा होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल और करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाए। अब यहाँ पे हम पैराग्राफ हटा देते हैं। सपोज एक इनिशियल वाली लाइन ले लेते हैं, पैराग्राफ को मैंने यहाँ हटा दिया। अब मैं ये जो है आपका टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को सेव कर लेता हूँ, एक बार यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, और ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा सेंटर में आपको आ रहा है, इसका एक तो मुझे साइज बड़ा करना है। अब ये है बाय डिफॉल्ट 3 साइज। दूसरा मुझे इसका कलर देना है, और तीसरा मुझे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट, सबसे पहले मैं साइज की बात करूंगा, इक्वल टू 5 मैंने सपोज दे दिया, स्पेस दिया। फिर मैंने कलर की बात की कि कलर मुझे चाहिए ब्लू, कलर मुझे चाहिए ब्लू। फिर मैंने तीसरी बात की फेस,
स्पेस मुझे चाहिए सपोज एरियल। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया और अब एंड में जाके मैं फॉन्ट को क्लोज करता हूँ। अब जो ये मेरी प्रॉपर्टी लगेंगी ये मेरे इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर लगेंगी। ये जो प्रॉपर्टी आपकी लगेंगी ये जो प्रॉपर्टी आपकी लगेंगी ये इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर लगेंगी, ठीक, क्योंकि यही टेक्स्ट आपका फॉन्ट ओपन और फॉन्ट क्लोज के बीच में है। अगर इसके बाहर में कुछ लिखता हूँ सपोज हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पर BR भी लगा देता हूँ ताकि सेपरेटली आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे। तो ये जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है ये फॉन्ट के क्लोज होने के बाद काम नहीं करेंगे, यानी इस लाइन पे काम नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं, इसको सेव करते हैं हम, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखें मैंने 3 चीजें दी थी, एक तो साइज 5 और हेलो डियर स्टूडेंट देखो मेरा नहीं आ रहा, नीचे हेलो डियर स्टूडेंट ये बाय डिफॉल्ट साइज 3 में है, यानी ये साइज 3 से बड़ा हो गया, 5 हो गया, कलर ब्लू हो गया, फॉन्ट फेस एरियल हो गया, ठीक, इससे डिफरेंट है। चलो एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, जो फॉन्ट फेस वाली चीज है वो एक और फॉन्ट फेस लगा के दिखा देता हूँ, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट भी दिखेगा आपको, फिर और आइडिया हो जाएगा। ये देखिए फॉन्ट फेस लिखने का स्टाइल जो है फॉन्ट का टेक्स्ट का वो आपको बिल्कुल चेंज हो गया है बाय डिफॉल्ट जो था उसकी कंपैरिजन। तो इस तरीके से जो है आप फॉन्ट प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, और मैंने तीनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर ली। आप चाहे एक प्रॉपर्टी यूज करें, आप चाहे 2 प्रॉपर्टी यूज करें, आप चाहे तीनों प्रॉपर्टी यूज करें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इस प्रॉपर्टीज को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आप फोन टैग तक जो है यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसको, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बेस फोन से आगे कवर करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।